हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे डेली डोज में ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वी ऑलवेज सी द सेम फेस ऑफ द मून बिकॉज। हमें हमेशा से मून का एक ही फेस विजिबल क्यों होता है? इसके पीछे के कंसेप्ट को समझेंगे। पहले एक बार ऑप्शन के अकॉर्डिंगली देख लेते हैं कौन सा सही है। ए ऑप्शन है, इट रोटेट्स एट द सेम स्पीड एज द अर्थ अराउंड द सन। ठीक है जी। बी, इट टेक्स इक्वल टाइम फॉर रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ एंड रोटेशन ऑन इट्स अवन एक्सिस। ठीक है जी। इट रिवॉल्व्स ऑन इट एक्सिस इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द अर्थ। ठीक है जी। एंड डी, इट इज स्मॉलर देन द अर्थ। वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए एंड देन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मार्क कीजिए। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इसका करेक्ट आंसर मार्क किया होगा। इसका करेक्ट आंसर है बी। अब ये क्यों है इसको समझिए। देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये है हमारी अर्थ, ठीक है, और यहाँ मान लीजिए ये है सन, ठीक है, और चलिए ये है अर्थ की इकलौती नेचुरल सैटेलाइट बोले तो मून। ठीक है। अब देखिए सन क्या है? स्टार है। ठीक है। मतलब सोलर सिस्टम में अगर हम 99% मास कंसीडर करें तो वो सन का है। ठीक है। तो सन का तो खैर इंपॉर्टेंट रोल है ही। चलिए यहाँ पर समझिए कंसेप्ट को। देखिए जो अर्थ है, अर्थ के चारों ओर जो मून घूमता है वो सेम ही इसका रेवोल्यूशन पीरियड है, और अपनी ही एक्सिस पर जो रोटेशन है वो भी सेम है, 27 डेज 8 आवर्स का। ठीक है। अब यहाँ पर कंसेप्ट क्या है, देखिए हमारी जो अर्थ है वो 24 आवर्स में रोटेशन पूरा करती है, ठीक है, अपनी ही एक्सिस पर। और सन के अराउंड अगर हम रेवोल्यूशन की बात करें तो 365 डेज लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। 365 डेज 1/4, चलिए आप 365 डेज ही मान लीजिए यहाँ पर। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंगली अगर हम यहाँ पर रोटेशन और रेवोल्यूशन को मिला दें अर्थ की, तो हमें 4 सीजन का अनुभव होता है। और अगर हम रोटेशन रोटेशन का देखें तो हमें डे और नाइट का अनुभव होता है। ठीक है। अब यहाँ पर डे और नाइट का अनुभव कैसे होता है? मान लो कि ये वाला जो हेमिस्फीयर है, ये वाला जो हेमिस्फीयर है जो सन को फेस कर रहा है, यहाँ पर क्या होगा? डे होगा। और जो सन के अपोजिट है ये वाला हेमिस्फीयर, यहाँ पर क्या होगा? नाइट होगा। ठीक है। अब 12 घंटे के बाद ये वाला जो हेमिस्फीयर इधर मूव करेगा, रोटेट करेगा, और ये वाला इधर रोटेट करेगा, तो ये वाला जो हेमिस्फीयर है यहाँ पर क्या होगा? डे का अनुभव होगा। और यहाँ वाले हेमिस्फीयर पे जो इधर मूव कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा, यहाँ पे हमें नाइट का अनुभव होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है कि रोटेशन की वजह से हमें डे और नाइट का अनुभव होता है। ठीक है। अब देखिए मून क्या है, अपनी ही एक्सिस पर सेम टाइम पीरियड पे घूम रहे हैं। ठीक है। और अर्थ के अराउंड भी सेम टाइम पीरियड पे घूम रहे हैं। ठीक है। डेट्स वाई हमें 59% टोटल सरफेस का जो एक तरह से आप कहो कि हमें इतना ही सरफेस विजिबल होता है मून का टोटल सरफेस में से। टोटल सरफेस ऑब्वियसली 100% ही हम कंसीडर करके चलेंगे यहाँ पर। ठीक है। तो उसमें से अगर हम देखें तो 59% ही सरफेस हमें विजिबल होता है। इसकी कंडीशन क्या है कि हमें 27 डेज, ठीक है, सेम ही एक तरह से रेवोल्यूशन और सेम ही इसकी अपनी ही जो एक्सिस पर इसका रोटेशन है उसकी वजह से हमें देखने को मिलता है। ठीक है। अब आप कहोगे कि सर नहीं, यहाँ पर तो ये डी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अर्थ से तो मून स्मॉलर है। बिल्कुल स्मॉलर है, 1/4 अगर हम बात करें स्मॉलर है मून। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर हम समझेंगे कि हमें सेम फेस क्यों विजिबल होता है। ठीक है। और इसका कंसेप्ट यही है कि इसका जो रेवोल्यूशन और रोटेशन है वो बिल्कुल सेम पीरियड पर होता है। ठीक है। वैसे तो अर्थ से स्मॉलर है, ग्रेविटेशन फोर्स भी इसकी स्मॉलर होती है, मतलब कम होती है, 1/6 ग्रेविटेशन फोर्स कम होती है मून की कंपेरेटिवली अर्थ। ठीक है। और जो सन रेज हैं वो 1.3 सेकेंड में पहुंचती हैं, रिफ्लेक्ट बैक करती हैं। ठीक है। एंड क्यों करती हैं? इट हैज़ लो एल्बेडो। एल्बेडो का मतलब क्या होता है? द अमाउंट ऑफ सनलाइट विच द प्लेनेट रिफ्लेक्ट्स। ठीक है। या फिर कोई भी प्लेनेट हो, सेटेलाइट हो, जो रिफ्लेक्ट बैक करती है, उसको हम क्या कहते हैं? एल्बेडो कहते हैं, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें। अब यहाँ पर समझिए, मून और हमारी जो अर्थ है उसके पास अपनी तो कोई लाइट है नहीं, तो वो लाइट किसकी लेता है? जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर समझिए। मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे मान लीजिए ये अर्थ है। ठीक है। अब सन रेज जो अर्थ के ये वाले पार्ट पर पड़ेंगी तो यहाँ पर क्या होगा? डे होगा। ठीक है। अब नाइट यहाँ पर जो अपोजिट पार्ट होगा, जो सन को मतलब फेस नहीं करेगा, तो यहाँ पर जो हमें नाइट का अनुभव होता है, हमें नाइट में हमेशा से मून विजिबल होता है। उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है? देखो, सन रेज जो मून पर पड़ी, मून पर सन रेज पड़ने के बाद जो लाइट रिफ्लेक्ट करेंगी, कुछ कॉस्मोस में चली जाएंगी, कुछ हमारी अर्थ पर भी पड़ेंगी। ठीक है। और तभी हमें मून विजिबल होता है।
और मून का जो रेवोल्यूशन और रोटेशन, ये मान लो कि जो सन हमारी अर्थ के चारों ओर ये घूम रहा है, ठीक है, और अपनी ही एक्सिस पे घूम रहा है, वो सेम पीरियड है, इसी वजह से इसका 59% ही मास हमें विजिबल होता है, 50% ही सरफेस इसका विजिबल होता है, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, देख लेते हैं एक बार। मून इज़ द ओनली नेचुरल सेटेलाइट ऑफ द अर्थ एज यू नो, ठीक है जी। स्टडी ऑफ मून, हम स्टडी ऑफ मून की अगर बात करें तो उसको हम क्या कहते हैं, सेलिनोलॉजी। इट टेक्स 27 days 8 hours टू रोटेट ऑन इट्स अर्न एक्सिस, ठीक है जी। इट आल्सो टेक्स 27 days 8 hours टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ठीक है। एवरेज डिस्टेंस 3.8 लाख किलोमीटर। इट रिफ्लेक्ट्स ओनली 7% एंड दैट्स इज ऑब्जर्व, दैट्स वाई इसको हम क्या कहते हैं, इट हैज़ लो एल्बेटो, ठीक है। अच्छा, एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, कई बुक्स में 7 to 12% लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 7 to 12% ही आप कंसिडर कर लो, वैसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली 7 to 8% ठीक है। द स्पीड ऑफ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द मून इज ऑलमोस्ट सेम, वी ऑलवेज सी द सेम पोर्शन ऑफ द मून, ठीक है। और वो कितना, 59%, ठीक है। मून डोंट हैव एनी एटमोसफेयर, ठीक है जी। लाइट जो हमारी अर्थ पर पड़ती है, मून जो सन से मून पर पड़ी और रिफ्लेक्ट बैक करके हमारी अर्थ पर पड़ी, तो वो कितना टाइम लेती है, 1.3 सेकेंड, ठीक है। अच्छा चलिए, क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। सन से जो हमारी अर्थ पर लाइट पहुंचती है वो कितने टाइम पीरियड पर पहुंचती है? बहुत ही सिंपल सा आंसर है ये, मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। द साइज ऑफ मून 1/4, ग्रेविटेशन फोर्स 1/6, ठीक है। अब मून के बारे में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, मून का रेड मून क्या होता है, ब्लू मून क्या होता है, ठीक है। ये आपको मिलेगा ज्योग्राफी फॉर ऑल और सेशन 2, इसमें मैंने काफ़ी अच्छे से डिस्कस करवाया। सोलर सिस्टम का जो सेशन 2 था उसमें आप देखिएगा, और अगर ओवरऑल सेशन की बात करूँ, आई थिंक 5th सेशन है, ठीक है। तो आप वहाँ पर देख सकते हैं मून को, आपको कंप्लीटली यहाँ पर पता लग जाएगा कि मून से किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सिंस वीनस इज सीन इन द ईस्ट इन द मॉर्निंग एंड इन द वेस्ट इन द इवनिंग, इट इज़ कॉल्ड मॉर्निंग स्टार एज वेल एज द इवनिंग स्टार, ठीक है जी। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, द अर्थ लुक blue when see from the space due to presence of large amount of water, hence it is called blue planet, ठीक है। चलिए यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मार्क कीजिए। चलिए होपफुली अभी तक आपने इसका करेक्ट आंसर लगाया होगा, दोनों ही स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर सही है, ठीक है जी। तो सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। वीनस को अगर हम इससे देखें तो इसको हम मतलब इसको हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार क्यों कहते हैं, इसको यहाँ पर समझिए। देखिए वीनस इज़ नॉट रियली अ स्टार, ठीक है, मतलब ये कोई स्टार नहीं है, आपको पता ही है। हमारा अगर सोलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो सेकंड प्लेनेट है, ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल प्लेनेट में सेकंड प्लेनेट है, या फिर ओवरऑल अगर हम प्लेनेट की बात करें तो सेकंड प्लेनेट है हमारा वीनस, ठीक है। लेकिन वीनस और यूरेनस, ये दो ऐसे प्लेनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम में, 8 प्लेनेट में से, ये रोटेट करते हैं ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। अब ये भी कंसेप्ट कहीं ना कहीं हमारे को यहाँ पर इस क्वेश्चन में लगता हुआ दिखेगा, ठीक है। इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या ऐसे समझ लो, जिसके पीछे अस लगता है वो हमारा ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, ठीक है। बाकी सारे के सारे प्लेनेट कैसे रोटेट करेंगे, वेस्ट टू ईस्ट। अभी आपको कि सर यूरेनस तो नॉर्थ टू साउथ करता है, ठीक है, ये मैंने आपको समझाया था कि इसको नॉर्थ टू साउथ भी हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ईजिली है कि हमें इसको ईस्ट टू वेस्ट ही पढ़ें, ठीक है। और वैसे ईस्ट टू वेस्ट ही होता है, बट समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। बट चलिए इसको मैं बाद में बताऊंगा, यूरेनस का कभी क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा इसको, इसका कंसेप्ट, नहीं तो आप वीडियो 5 में देख लेना, ठीक है। ज्योग्राफी फॉर ऑल जो हमने हम प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर देख लेना। बट चलिए यहाँ पर वीनस के बारे में समझिए। एक तो यहाँ पर समझिए कि वीनस और यूरेनस जो ईस्ट टू वेस्ट घूम रहे हैं, ठीक है। ये फिर ऐसे समझो कि जो सन होता है, सनराइज हमेशा से ईस्ट में क्यों होता है, ठीक है। और जो सनसेट है वो हमेशा वेस्ट में क्यों होता है। जो हमारी अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, डेट्स वाई हमारा जो सन है हमेशा से राइज होता है ईस्ट में और सनसेट होता है वेस्ट में, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है। अब वीनस जब इस साइड होता है, ठीक है, जब मान लो कि वीनस इस साइड है, अब ये ऐसे समझ लो कि ये हमारा सोलर सिस्टम है, यहाँ पर ये लगा लो आप सन, ठीक है, और यहाँ पर ये मरकरी लगा लो, ठीक है, इधर लगा लो वीनस, ये चारों ओर सभी प्लेनेट घूम रहे हैं फिक्स्ड ऑर्बिट में, ठीक है। वीनस और मरकरी के पास अपने कोई सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर मान लो थर्ड में हमारा अर्थ है, ठीक है। और इधर लगा लो आप फोर्थ पे मार्स, फिर एस्ट्रॉयड बेल्ट, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। बट चलिए हमें आगे जाना नहीं, हम यहीं पर समझते हैं। अब यहाँ पर है वीनस, यहाँ पर है मरकरी, ठीक है।
अब हमें अर्थ से विजिबल कौन सा हो सकता है, या तो मरकरी हो सकता है, या वीनस हो सकता है, या फिर हमारी खुद की सैटेलाइट मून हो सकती है, ठीक है, या फिर ऑब्वियसली सन हो सकता है, या फिर जो भी हम नेक्ड आई से विजिबल कर सकें। मैक्सिमम हम कहाँ तक देख सकते हैं, सैटर्न से पहले पहले तक, ठीक है। पर चलिए यहाँ तक समझिए। अब ये मॉर्निंग और इवनिंग स्टार क्यों है, देखो जब वीनस जब इस साइड में होता है तो अर्थ अपना नॉर्मल वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है, इसको कोई लेना देना नहीं है, ये अपना फिक्स्ड ऑर्बिट में वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है, जो इसकी नेचर है। एक टाइम ऐसा आता है हमारी अर्थ ऑब्जर्व करती है, वीनस सन से पहले हमें दिखता है, ठीक है। अब वीनस अर्थ से सॉरी वीनस हमें सन से पहले दिखता है, जब बिल्कुल ऐसे समझ लो कि सुबह होने वाली है, और जो हमारी सन की जो पहली किरणें पड़ रही हैं, ठीक है, वो एक एंगल लेकर पड़ रही हैं, मतलब वीनस पर पड़ी और एक एंगल लेकर हमारी अर्थ पर पड़ी, तब हमें वीनस विजिबल होता है। और वीनस का जो रोटेशन है वो बहुत ज़्यादा है, 243 डेज, ठीक है। डेट्स वाई ये हमें बहुत टाइम तक विजिबल होता है, ठीक है, एज अ मॉर्निंग स्टार, ठीक है। होता हमें मरकरी भी है, लेकिन हम वीनस को क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसका रोटेशन पीरियड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। डेट्स वाई ये हमें बहुत ज़्यादा टाइम के लिए विजिबल होता है, ठीक है, हमारी अर्थ से, ठीक है। और बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम होता है, इसलिए हम वीनस को क्या कहते हैं, मॉर्निंग स्टार कहते हैं। और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं, ये जस्ट एक बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। और कुछ मंथ के बाद वीनस वेस्ट की तरफ, जब अर्थ के बिल्कुल वेस्ट की तरफ होता है, तो अर्थ क्या है, एक तरह का ऑब्जर्वर है, हम क्या है, एक तरह का ऑब्जर्वर है। तो हम अपनी जब ऑब्जर्वर में कंडीशन देखते हैं सनसेट के समय में, तो जो वीनस है वो हमें विजिबल होता है सनसेट के बाद, बहुत टाइम तक विजिबल होता है, ठीक है। और एक स्टार की तरह लगता है, तब हम इसको कंसिडर करते हैं। वीनस क्या है, एक तरह का मॉर्निंग स्टार है और इवनिंग स्टार है। वैसे वीनस क्या है, एक प्लेनेट है, ठीक है, हमें मतलब विजिबल होता है, एंशियंट समय से इसको कंसिडर करा जाता है, ठीक है। वैसे इसके पीछे के कंसेप्ट बहुत हैं, जैसे मैंने आपको बताया 243 डेज का इसका रोटेशन पीरियड है, क्लॉकवाइज इसका रोटेशन पीरियड है, इट टेक्स लॉन्गर टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस देन एनी अदर प्लेनेट, ठीक है जी। और एक यहाँ पर आपको कंसेप्ट ये भी याद रखना है, वीनस इज आल्सो द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन स्पेस आफ्टर सन एंड मून, ठीक है। क्यों है ये, इट इज़ ड्यू टू हाई एल्बेडो, ठीक है। अभी मैंने लो एल्बेडो समझाया ना, हाई एल्बेडो क्या होता है, वीनस रिफ्लेक्ट्स अबाउट 70% ऑफ सनलाइट विच मेक इट्स ब्राइटर, ठीक है। वीनस कितनी रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट, 70%, ठीक है। अब आप एक बात समझिए, आप नाइट के समय में कोई भी लाइट आपके रूम में नहीं जल रही, तो आपको कुछ भी नहीं विजिबल होगा। जैसे ही आप लाइट ऑन करोगे, तो जो भी आपके रूम में यहाँ पर मान लो टेबल है, चेयर है, जहाँ पर भी आप देखोगे तो रिफ्लेक्ट करेगी वो लाइट टेबल पे, तो आपको टेबल विजिबल हो जाएगा, चेयर की तरफ रिफ्लेक्ट करेगी, चेयर विजिबल हो जाएगा। ऐसे ही अगर वीनस 70% लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो हमें विजिबल होगा, अर्थ से ऑब्जर्व होगा, ठीक है। और अपनी रोटेशन स्पीड क्या है इसकी, बहुत कम है, 243 डेज है, डेट्स वाई हमें काफ़ी लंबे समय तक विजिबल रहता है, ठीक है। ये इसके पीछे का कंसेप्ट है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अर्थ हमें, अगर हम स्पेस से देखें तो काफ़ी ज़्यादा पानी है हमारी अर्थ में, 70% के आसपास पानी है, डेट्स वाई हमारी अर्थ हमें ब्लू दिखती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएंगी। बाकी मैं आपको यहाँ पर फिर कहूँगा कि आप ज्योग्राफी को अच्छे से समझिए। कोस्मस और एटमॉस्फेयर मैं ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा चुका हूँ, ठीक है। कोस्मस कंप्लीट है, एटमॉस्फेयर कंप्लीट है। अब देखते हैं नेक्स्ट इंडियन ज्योग्राफी या फिर आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करेंगे, ठीक है। तो आप वहाँ पर कंसेप्ट को जरूर समझिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थर्ड यहाँ पर ये लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझाया, एक बार पढ़ लेना, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा कल। ये क्विज है, इसको खुद से अटेम्प्ट करना, बहुत ही इजी क्विज है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ द कोड्स गिवन बिलो। असर्शन क्या है, हरिकेन कांट डेवलप इन द vicinity of the equator region, Coriolis force is maximum over the equator, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट को देखना है, बोथ ए एंड आर ट्रू, ठीक है जी। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है जी। आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ऑप्शन में। सी में ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में क्विज़ का आंसर, ठीक है। अगर आप नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, अगर आपको नहीं समझ में आएगा, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि सर ये क्विज़ हमें समझ नहीं आई। तो मैं नेक्स्ट जब ज्योग्राफी का सेशन लूँगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, जब ज्योग्राफी के क्वेश्चन डिस्कस करवाऊंगा, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एंटी साइक्लोन, अब देखिए साइक्लोन तो अभी रिसेंटली हमारा बे ऑफ बंगाल वाला रीजन जो है वहाँ पर हिट करा है, ठीक है। एक तरह का वो ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ऐसे ही हमारा कुछ समय पहले जो हमारा अरेबियन सी वाला पार्ट है, गुजरात और महाराष्ट्र वाला, वहाँ पर भी एक साइक्लोन हिट कर चुका है अभी रिसेंटली, है ना। तो एंटी साइक्लोन क्या होता है, चलिए एक बार ऑप्शन के अकॉर्डिंगली देख लेते हैं। ए ऑप्शन है बैरोमेट्रिक प्रेशर इज अ हाई टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सिस्टम,
बी winds blow in a clockwise direction in southern hemisphere. And C weather remains moist and sky is cloudy. D situation of calm prevails and weather changes rapidly. ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एंटी साइक्लोन की कंडीशन आपको बतानी है यहाँ पर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंगली, तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएंगे, बहुत ईजी है। चलिए होपफुली आपने इसका करेक्ट आंसर मार्क किया होगा, इसका करेक्ट आंसर है ई। ठीक है जी, तो बैरोमेट्रिक प्रेशर इज हाई टुवर्ड सेंटर ऑफ द सिस्टम। देखिए साइक्लोन में क्या होता है, सेंटर में लो प्रेशर होता है, और जैसे जैसे आइसोबार बनते हैं तो हमारा जो आउटर में हाई प्रेशर होता है। और आपको तो पता ही है हाई प्रेशर से जो एयर है वो मूव करती है लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, ये कंसेप्ट है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर समझें, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये है इक्वेटर, ठीक है, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। यहाँ पर मान लो 30 डिग्री है और 30 डिग्री नॉर्थ, ये है 30 डिग्री साउथ। वैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा 23.5 पर होता है, बट अभी के लिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली समझिए 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इंसुलेशन होता है। इंसुलेशन बोले तो सन रेज डायरेक्टली पड़ रही हैं, मतलब इसको ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं हम, जहाँ पर सनरेज सबसे ज़्यादा पड़ती हैं। ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में हमें सनरेज सबसे ज़्यादा यहाँ पर पड़ती हुई दिखती हैं। ठीक है, और अब यहाँ पर 23.5 यहाँ पर मान लो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, इसके ठीक ऊपर जाओगे 30 डिग्री नॉर्थ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हाई प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पर कम हो जाता है। ठीक है, 30 डिग्री नॉर्थ पर। और सेम कंसेप्ट हमें साउथ में होता है। जैसे हमें नॉर्थ हेमिस्फीयर पे कंसेप्ट समझने को मिलेगा, वैसे ही सेम हम कंसेप्ट साउथ हेमिस्फीयर पे समझेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन को ज़्यादा डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको लंबे समय तक याद रहे। अगर हम क्वेश्चन को डायरेक्टली आंसर के अकॉर्डिंगली मार्क करते रहेंगे तो आप बहुत ही जल्द भूल जाओगे। ठीक है, ऐसे तो आप बुक से भी पढ़ सकते हो, बट चीज़ों को यहाँ पर समझो, कंसेप्ट समझो जो आपको लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 30 डिग्री इक्वेटर पे हमने देखा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो 30 डिग्री नॉर्थ पे प्रेशर ज़्यादा हो गया, टेम्परेचर कम हो गया। ठीक है, तो विंड हमारी ब्लो करेंगी कहाँ से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में वैक्यूम की कंडीशन तो कहीं बनती नहीं है, और एयर कहाँ तक मूव करती है, मैक्सिमम ट्रोपोस्फेयर तक, या फिर ट्रोपोस्फेयर की अपर मोस्ट लेयर बोले तो ट्रोपोपोज तक। ठीक है, अब यहाँ पर जो एंटी साइक्लोन है, एंटी साइक्लोन आपका यहाँ तो बनेगा नहीं लो प्रेशर में। ठीक है, और जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि साइक्लोन में अगर हम समझें, दो तरह के साइक्लोन होते हैं हमारे, एक टेम्परेट साइक्लोन और एक ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, टेम्परेट साइक्लोन को आप मिड लैटिट्यूड साइक्लोन भी कह सकते हो यहाँ पर, मिड लैटिट्यूड, या फिर इसको आप बहुत सारे नाम है इसके, चलो आप यहाँ पर मिड लैटिट्यूड मान लो इसको, फ्रंटल साइक्लोन भी कहते हैं इसे, और ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, अब ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है आपका वो मेनली कौन से रीजन को कवर करेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, या फिर 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ के बीच वाले रीजन में ये आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ट्रॉपिकल साइक्लोन मैंने कल ही ज्योग्राफी के कंसेप्ट में समझाया था। आप इसको टॉपिक को अच्छे से देखना, आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी होगी। ठीक है, तो बट चलिए यहाँ पर भी मैं कोशिश करूँगा कि 2 मिनट में आपको समझाऊँ। ठीक है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्या होता है, हमेशा से ओशियन में ही ये साइक्लोन बनते हैं। ठीक है, और ये साइक्लोन बनने का कंसेप्ट क्या होता है कि ओशियन में मैक्सिमम हमारा टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तभी हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन हमें बनते हुए देखेंगे। और जो मिड लैटिट्यूड में जो साइक्लोन होते हैं, जिसको हम टेम्परेट साइक्लोन भी कहते हैं, यहाँ पर ये कंसेप्ट है एयर मासेस का या फिर फ्रंट्स का। एयर मासेस क्या होती हैं कि लाइकस ये बहुत ही लार्ज एरिया है, एयर मास यहाँ पर जो भी होगी वो सेम से ही होंगी, मतलब टेम्परेचर इतने जोन में सेम होगा, या ऐसे समझ लो सहारा डेजर्ट वाला रीजन है, यहाँ पर टेम्परेचर सेम होगा, प्रेशर सेम होगा, ह्यूमिडिटी सेम होगी, मॉइस्चर सेम होगा, लैप्रेस रेट सेम होगा। ठीक है, तो ये जो एयर मास होगा सहारा डेजर्ट पे, ऑब्वियसली क्या होगा, वार्म एयर मास। ठीक है, और पोलर के आसपास, ये पोलर के आसपास का रीजन है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, कोल्ड एयर मास होगा। जब कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास आपस में मिलेंगे, ठीक है, आपस में मिलने के बाद जब वहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, तो उस कंडीशन में हमारे मिड लैटिट्यूड में साइक्लोन्स बनते हैं। ऐसे समझो कि पोलर से यहाँ मान लो कि 60 डिग्री है, 60 डिग्री से ठंडी हवाएं चली, और 30 डिग्री से मान लो यहाँ पर, सॉरी हाँ, 60 डिग्री से हमारी यहाँ पर ठंडी हवाएं चली, और 30 डिग्री से मान लो कि यहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन की वजह से गर्म हवाएं चली, जो मिक्स करेंगी, तो मिड लैटिट्यूड में क्या होगा,
हमें साइक्लोन की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो ये तो हमने समझा कि साइक्लोन की एक्टिविटी। अब पूरी अर्थ में हम एंटी साइक्लोन की कंडीशन कहाँ पर बनती हुई देखेंगे। एंटी साइक्लोन की हमारी जो कंडीशन है वो बनेगी एग्जैक्ट 30 डिग्री नॉर्थ पर, एग्जैक्ट 30 डिग्री साउथ पर और एग्जैक्ट इक्वेटर पर। अब ये हमें एग्जैक्टली यहाँ पर क्यों देखने को मिलेगी। वैसे पोलर वाली रीजन में भी आप कह सकते हो कि वहाँ पर तो स्टॉर्म्स वगैरह नहीं आते, ठीक है। बट चलो अभी के लिए हम क्या मान रहे हैं कि 30 डिग्री नॉर्थ एग्जैक्ट, इक्वेटर एग्जैक्ट, 30 डिग्री साउथ एग्जैक्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर है, ठीक है। अभी हमने क्या समझा था कि एंटी साइक्लोन में क्या होता है, हाई प्रेशर होता है सेंटर में, और आउटर में क्या होता है, लो प्रेशर। तो 30 डिग्री नॉर्थ पे एग्जैक्टली क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, ठीक है। तो एक कंडीशन हमें समझ में आ गई। अब इक्वेटर पर कॉरलिस फोर्स लगती नहीं है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और कॉरलिस फोर्स का इफेक्ट हमें देखने को मिलता नहीं है। तो इक्वेटर में भी एंटी साइक्लोन की कंडीशन बनती है, और एंटी साइक्लोन की जहाँ पर भी कंडीशन बनेगी क्लियर वेदर देखने को मिलेगा। कोई यहाँ पर रैपिडली चेंज नहीं होगा वेदर का, बिल्कुल क्लियर वेदर होगा, ठीक है। सनरेज आपको पड़ती हुई दिखेंगी, ठीक है। और कोई ऐसा स्टॉर्म, कोई ऐसा विंड यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको एंटी साइक्लोन का कंडीशन समझ में आई होगी, नहीं तो आप कल जो मेरा ज्योग्राफी का सेशन था उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सराउंडिंग बाय आइसोबार, मैंने जैसे कि आपको बताया कि एंटी साइक्लोन एक तरह का साइक्लोन वाला कंसेप्ट है, लेकिन इसमें क्या है, हाई प्रेशर जो सेंटर में बनता है और लो जो प्रेशर है वो आपका आउटर मार्जिन में बनता है, ठीक है। विंड कहाँ से कहाँ ब्लो करती हैं, ऑब्वियसली हमेशा से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। एंटी साइक्लोन आर मोर कॉमन इन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। हाई प्रेशर बेल्ट बोले तो 30 डिग्री नॉर्थ लगा लो आप, ठीक है। और अच्छा, एक आप वर्ल्ड मैप में देखना 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ और इक्वेटर पे, यहाँ पर आपको मैक्सिमम डेजर्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस रीजन में आटाकामा डेजर्ट यहाँ पर है, ठीक है। इधर आपको सहारा डेजर्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और तो यहाँ पर आप जरूर देखने का, यहाँ आपको काफ़ी डेजर्ट्स देखने को मिलेंगे इस रीजन में, ठीक है। वो रीज़न क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एंटी साइक्लिन कंडीशन बनती है। और नॉर्थ हेमिस्फीयर पे याद रखना है क्लॉकवाइज एंटी साइक्लोन होंगे, और एंटी साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज होंगे साउथ हेमिस्फीयर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, आवर सोलर सिस्टम इज लोकेटेड इन द ओरियम आर्म ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी अबाउट 2/3 ऑफ द वे आउट ऑफ फ्रॉम द सेंटर, ठीक है जी। और सेकंड स्टेटमेंट है, द सोलर सिस्टम फॉर्म्ड फ्रॉम द इंटरस्टेलर क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेज और नेबुला अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अगर आपने कॉस्मस अच्छे से पढ़ा है तो बहुत ईजी हैं स्टेटमेंट्स। चलिए दोनों ही स्टेटमेंट आपके यहाँ पर करेक्ट हैं, सी, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये कंसेप्ट को समझिएगा। देखिए हमारे अगर यूनिवर्स में बात करें, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, ठीक है। अभी कितनी गैलेक्सीज हैं ये हमें भी नहीं पता। अब पूरा यूनिवर्स गैलेक्सीज हैं, और गैलेक्सीज में बहुत सारे स्टार्स हैं, फिर एक स्टार की अपनी फैमिली है, जैसे सन की फैमिली है तो उसको हम सोलर सिस्टम कंसिडर करते हैं। और हम सोलर सिस्टम किस में आता है, मिल्की वे गैलेक्सी में, ठीक है। तो मिल्की वे गैलेक्सी में जो हमारा जो सन का या सोलर सिस्टम है वो हमें ओरियन आर्म में देखने को मिलता है, ठीक है। ये ओरियन आर्म क्या है इसको ध्यान से समझो। देखो हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो किस शेप की है, स्पाइरल शेप की है, ठीक है। इस तरह की आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब स्पाइरल शेप आप ऐसे समझ लो कि इसके ना 3 पॉइंट्स हैं स्पाइरल शेप के, ठीक है, या 3 इसके गेट हैं, ठीक है। या ऐसे समझ लो कि ये बीच में ऐसे बल्स हैं, ठीक है, या सेंटर है, ठीक है। ये फर्स्ट आर्म होगी, ये सेकंड आर्म होगी, और ये होगी थर्ड आर्म, ठीक है। और हमारा सोलर सिस्टम कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कुछ स्टार्स हैं, ठीक है, और यहाँ कुछ स्टार्स हैं, ठीक है। ये आप कहोगे सर आपने तो एटम का स्ट्रक्चर बना दिया। एटम की आप अभी के लिए ऐसे समझो कि गैलेक्सी आपको इस तरह से देखने को मिल रही है, 3 आर्म है गैलेक्सी के, ठीक है। तो या 3 गेट हैं, ठीक है। अब ये जो सेकंड आर्म है ना, हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो सॉरी हमारा जो सोलर सिस्टम है आपको सेकंड आर्म में देखने को मिलेगा मिल्की वे गैलेक्सी में, ठीक है। ये आपको मान लो ये हमारा सोलर सिस्टम है। और सोलर सिस्टम की तो कंप्लीटली फैमिली आपको पता ही है, सन और सन एंड अदर प्लैनेट्स एंड बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स, बहुत सारे कॉमेट्स, मेट्रॉइड्स है ना। तो एक सोलर सिस्टम की फैमिली में बहुत कुछ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये सेकंड आर्म में कैसे पहुंचा, या फिर जो स्टार है वो किस तरह से बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सोलर सिस्टम फॉर्म्ड फ्रॉम अ इंटरस्टेलर क्लाउड ऑफ अ डस्ट, गैस और नेबुला। नेबुला को हम हिंदी में निहारिका भी बोलते हैं।
और ये निहारिका बना था 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। गैलेक्सी में जो मिल्की वे गैलेक्सी में जो मान लो कि स्टार का जो फॉर्मेशन हुआ था, ये इसको बीच वाली को बल्स कहते हैं, ठीक है, सेंटर, ठीक है, फॉर्मेशन हुआ था वो 4.6 बिलियन ईयर एगो हुआ था, ठीक है। अब स्टार का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये गैसियस क्लाउड होता है, ठीक है, और डस्ट क्लाउड्स या गैसियस क्लाउड आप कह सकते हो, मेड अप बाय हाइड्रोजन, ठीक है। ये गैसियस इस तरह से आपको क्लाउड यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब धीरे धीरे जब यहाँ पर बीच में जो बल्स में क्या है, बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, और धीरे धीरे ये जो हाइड्रोजन एटम है आपस में यहाँ पर कोलाइड करना शुरू कर देंगे, ठीक है। कोलाइड करना शुरू कर देंगे तो ये घूम रहे हैं आपस में, एंगुलर मोमेंटम होगा, तो एंगुलर मोमेंट होगा तो जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर हीलियम में कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे, और इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन जैसे जैसे होगा तो हमें यहाँ पर स्टार बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये स्टार का फर्स्ट स्टेज होता है जब बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन किसी भी स्टार में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो पहले क्या है, नुबीला है, मतलब एक निहारिका की फॉर्मेट में हमें स्टार, डस्ट क्लाउड की फॉर्मेट में हमें स्टार देखने को मिलता है। जैसे जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, मतलब हाइड्रोजन एटम कन्वर्ट होते हैं हीलियम में, न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होता है, वैसे ही हमें स्टार का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेज है स्टार की, जैसे समझ लो प्राइमरी स्टेज है या प्रोटो स्टार इसको हम कहते हैं, ठीक है। अब प्रोटो स्टार है, थोड़े टाइम के बाद वो ओल्ड होगा, कुछ समय के बाद ओल्ड होगा, तो ये ग्रेविटेशनल जो फोर्स है बीच में ये इसको अपनी ओर खींचेगी, ठीक है, खींचेगी तो ये सेकंड आर्म में शिफ्ट होगा। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है ये कहाँ शिफ्ट हो चुका है, इस आर्म में, ठीक है। होर ओल्ड होगा तो यहाँ शिफ्ट होगा, फिर होर ओल्ड होगा तो यहाँ शिफ्ट होगा, जब यहाँ बीच में चला जाएगा तो खैर हमारा जो सोलर सिस्टम है वो खत्म ही हो जाएगा। ऐसे समझ लो कि ये है सन, यहाँ है मरकरी, यहाँ है वीनस, यहाँ है मार्स, यहाँ है हमारा सॉरी यहाँ है अर्थ, यहाँ है मार्स। अब मरकरी और जो सन है, सन का जो मास है वो 99% है सोलर सिस्टम में। मरकरी इसके चारों ओर कैसे घूम रहा है, मरकरी तो कंपैरेटिवली सन से बहुत छोटा है, ठीक है ना। और खैर इसकी जो अपने पास सेटेलाइट नहीं है, वो भी यही कंसेप्ट है कि ये इसकी सेटेलाइट को सक कर लेगा, मतलब खा जाएगा, ठीक है। तो ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स के अट्रैक्शन की वजह से अपनी ही ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है। धीरे धीरे मरकरी यहाँ पर जब इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इसको खींच लेगी, ठीक है, कुछ समय के बाद फिर इसको खींच लेगी, फिर इसको खींच लेगी, फिर इसको खींच लेगी, फिर धीरे धीरे सभी को खींच लेगी, और फिर सन फाइनली जब ये थर्ड स्टेज में जाएगा और थर्ड स्टेज के बाद सेंटर में जाएगा तो सन ही खत्म हो जाएगा। अभी के लिए खैर बहुत समय, ज्योग्राफी में बहुत समय के बाद चेंज होता है, ठीक है। बट इस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझना, सोलर सिस्टम के सेकेंड चैप्टर में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, किस तरह से स्टार्स बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर देखो, it takes the sun, our solar system, roughly 200 to 50 million year to orbit once around the Milky Way galaxy. In this orbit, we and the rest of the solar system are traveling at the velocity of about 250 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाई इंसुलेशन एंड स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करंट अकर ओवर द इक्वेटर। सेकेंड स्टेटमेंट है, एटमोसफेयर कंटेन्स पार्टिकल एंड गैसेस विच डोंट एस्केप टू आउटर स्पेस बिकॉज दे आर बाउंडेड बाय द फोर्स नोन एज ग्रेविटी, ठीक है। चलिए दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से यहाँ पर पढ़िए और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मार्क कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन का भी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। देखा, हाई इंसुलेशन हमें देखने को मिलता है इक्वेटर पर, ठीक है। अब इक्वेटर वाला पार्ट है, मैंने जैसे कि आपको बताया था, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक यहाँ पर इंसुलेशन डायरेक्टली होता है, ठीक है। और इक्वेटर पर तो सबसे ज़्यादा सनरेज हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और सनरेज पड़ेंगी तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो कन्वेक्शन होगा, कन्वेक्शन होगा मतलब कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है, एयर ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा एयर ऊपर की ओर उठेंगी, और एयर ऊपर की ओर उठेंगी अपने साथ मॉइस्चर ले जाएंगी, वाटर वेपर ले जाएंगी, और वाटर वेपर एक ड्यू पॉइंट आते ही वहाँ पर क्या हो जाएगा, वाटर वेपर कन्वर्ट हो जाएगा वाटर ड्रॉप में, वाटर ड्रॉप मिल जाएगी डस्ट पार्टिकल से, क्लाउड का फॉर्मेशन, देन क्या हो जाएगा, रेनफॉल हो जाएगा। तभी हमें इक्वेटर पे रोज रेनफॉल देखने को मिलता है 1 से 4 के बीच में, 1 to 4 PM, और 2 to 3 तो आप यहाँ पर कंसिडर ही कर लो, रेनफॉल हमें देखने को मिलता है जस्ट बिकॉज ऑफ हाई इंसुलेशन एंड स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करंट, ठीक है जी। सेकेंड स्टेटमेंट जो है, एटमोसफेयर कंटेन्स पार्टिकल एंड गैसेज विच डोंट एस्केप टू आउटर स्पेस बिकॉज दे आर बाउंडेड बाय द फोर्स। देखो, हमारी अर्थ के साथ जो एटमोसफेयर है, यहाँ पर जो एटमोसफेयर चिपका हुआ है, एटमोसफेयर की जो लेयर हम पढ़ते हैं, ठीक है, ये एक तरह का क्या है, किस तरह से अटैच है हमारी अर्थ से, ड्यू टू ग्रेविटी,
ठीक है। अगर ग्रेविटी से अटैच ना होता तो अभी तक तो ये आउटर स्केप में चले ही जाता, आउटर स्पेस में चले ही जाता, ठीक है ना। तो ये ग्रेविटी से अटैच है, तभी तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, जीवन संभव है। एटमॉस्फेयर ना होता तो जीवन ही ना संभव होता। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया ज्योग्राफी में कि एटमॉस्फेयर होने की वजह से जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो बाहर नहीं जा पाती है, और सोलर रेडिएशन भी हमें जो हमें ज़रूरी है वो पड़ती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होती है, ओजोन लेयर। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएंगी। चलिए, 6th क्वेश्चन है, द जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई वेरी इजीली एंड स्मूथली इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, व्हाट कुड बी द एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन आपको बतानी है कि हमारा लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में ही जेट्स, एयरक्राफ्ट या फिर एरोप्लेन्स उड़ते हुए क्यों दिखते हैं, तो ऐसा हमें क्यों यहाँ पर होता है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट को एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, देयर आर नो क्लाउड्स और वाटर वेपर इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, देयर आर नो वर्टिकल विंड इन लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। तो यहां पर आपकी दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ठीक है जी, बोथ ए एंड बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है जी, देखो स्ट्रेटोस्फेयर, अगर हम एटमॉस्फेयर की सेकंड लेयर की बात करें, स्ट्रेटोस्फेयर की, यहाँ पर क्लाउड्स नहीं बनते। क्लाउड्स क्यों नहीं बनते, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, मैक्सिमम एयर कहाँ तक जाती है, ट्रोपोस्फेयर की जो आउटर मोस्ट लेयर है या फिर अपर मोस्ट लेयर है, ट्रोपोपोस तक। ठीक है, और क्लाउड्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन नहीं होगा तो वाटर वेपर्स, वाटर ड्रॉप्स में नहीं कन्वर्ट होंगे, तो वहाँ पर कोई ऐसा संभावना बनती नहीं है, और विंड्स वगैरह भी इतनी होती नहीं है। तो ये बेस्ट एक तरह का आप कह सकते हो कि एटमॉस्फेयर का पार्ट है, जहाँ पर जेट स्ट्रीम जेट एयरक्राफ्ट हमें उड़ते हुए दिखते हैं। ठीक है, एरोप्लेन्स फ्लाई करते हुए यहाँ पर दिखते हैं स्मूथली। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर सेलेक्ट द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ कोट्स गिवन बिलो। ठीक है, तो असर्शन क्या है, इन साउथर्न हेमिस्फीयर वेस्टलर्स आर कॉल्ड रोरिंग फोर्टीज बिटवीन द लैटिट्यूड 40 डिग्री टू 50 डिग्री साउथ, फ्यूरियस 50s 50 डिग्री टू 60 डिग्री। ठीक है, या सॉरी 40 डिग्री को हम क्या कहते हैं, रोरिंग 40s, 50 डिग्री साउथ को हम फ्यूरियस 50। ठीक है, और 60 डिग्री साउथ को हम क्या कहते हैं, शिंकिंग 60s। ठीक है, और इसका रीज़न क्या है, वेस्टलर बिकम्स आर मोर विगोरस इन साउथ हेमिस्फीयर बैक ऑफ द लैक ऑफ लैंड्स dominance of ocean, their velocity increase and they become stormy, they are also associated with boisterous gales। ठीक है जी, अब देखिए असर्शन और रीज़न को अगर हम समझें, ठीक है, अगर हमने विंड को अच्छे से समझा है, देखिए हमारी जो विंड है यहाँ पर समझिए, ये है हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर। ठीक है, ये है हमारा साउथ हेमिस्फीयर। अब जो विंड्स हैं वो बेसिकली कहाँ पर ज़्यादा एक तरह से डिस्ट्रिक्ट करेंगे, मतलब एक मान लो कि यहाँ पर अगर लैंड सरफेस ज़्यादा होगा तो ओब्वियसली यहाँ पर जो विंड्स का प्रभाव है वो कम हो जाएगा। ठीक है, और साउथ में क्या है, ओशियंस ज़्यादा है। ठीक है, ओशियंस ज़्यादा होने की वजह से विंड्स बहुत ही फ्रीली मूव करती हैं। ठीक है, इसलिए विंड्स यहाँ पर फ्रीली मूव करती हैं, तो यहाँ पर हमें विंड्स की स्पीड ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, और इसको एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर समझिए, परमानेंट विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, जो हाई प्रेशर बेल्ट में हमें देखने को मिलती है। देखो वेस्टलर बेल्ट्स, वेस्टलर्स कहाँ देखने को मिलती है, ये हाई जो आपकी जो आपका 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री है, इसको वेस्टलर्स क्यों कहा जाता है मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, द जनरल डायरेक्शन ऑफ वेस्टलर इन साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर। ठीक है, चलिए मैं आपको यही समझाता हूँ, यहाँ पर इसको एक्सप्लेनेशन को समझिए कि इसको सेलर्स ने नाम दिया था। सेलर्स ने नाम क्यों दिया था, क्योंकि वो अफेक्ट हुए थे इन वेस्टलर विंड से। ठीक है, तो उन्होंने नाम दिया रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, या फिर स्टॉर्मी 60s, या फिर श्रिंकिंग 60s। ठीक है, यहाँ पर देखिए इनको हम वेस्टलर्स विंड्स क्यों कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि इक्वेटर पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, यहाँ पर लो प्रेशर होता है, और यहाँ 30 डिग्री पर हाई प्रेशर होता है। ठीक है, अब हाई प्रेशर होने की वजह से लो प्रेशर पे हमारी एयर मूव करती है। अब ड्यू टू कॉरेलिस फोर्स क्या होता है, एयर की विंड की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, अब नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंड की डायरेक्शन क्या है, राइट होती है ड्यू टू कॉरेलिस फोर्स। ये हमने फेरल्स लॉ में पढ़ा था। ठीक है, कॉरेलिस फोर्स का जो कंसेप्ट है उसमें पढ़ा था। ठीक है, या आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो ज्योग्राफी की वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, तो 30 डिग्री में हाई प्रेशर होने की वजह से जो हमारा 0 डिग्री पे लो प्रेशर है, यहाँ पर हमारी विंड मूव होती हुई दिखेंगी। और ये जो विंड मूव हो रही है ये बेसिकली हाई प्रेशर से लो प्रेशर
ये तो है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, मतलब एक तरह से विंड की स्पीड कितनी है वो हमारे को पता चलेगी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स में। लेकिन विंड की जो डायरेक्शन चेंज होती है वो कैसे होती है, अर्थ जैसे जैसे रोटेट करती है और उसके ऊपर जो कॉरलिस फोर्स लगती है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो कॉरलिस फोर्स लगती है, बस इतना याद कर लो कि राइट डायरेक्शन में हमारी विंड मूव होती है और साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट में मूव होती हैं। अब यहाँ पर देखो हाई प्रेशर, यहाँ से विंड चली यहाँ तक, टेल कहाँ है इसकी, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ ये कौन सा पार्ट होगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो ये आपका कौन सा पार्ट हो जाएगा, ईस्ट, ठीक है। ईस्ट से साउथ अपनी वेस्ट की तरफ चल रही है, तो इसको क्या कहा जाता है, ईस्टलर विंड्स कहा जाता है। सॉरी, ईस्ट टू आपकी नॉर्थ चल रही है, ठीक है, ऐसे चल रही है, ईस्ट टू साउथ ऐसे चल रही है विंड, ठीक है। अगर यहाँ से समझे, अगर आप यहाँ खड़े हो तो आपको यहाँ पर इस तरह से विंड देखने को मिलेंगी, इसको हम क्या कहते हैं, ईस्टलर विंड, ठीक है। अब यहाँ क्या है, हाई प्रेशर, अब यहाँ हाई प्रेशर है और यहाँ क्या होता है कंपेरेटिवली 30 डिग्री लो प्रेशर, तो विंड हमारी कैसे मूव करेंगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो विंड हमारी ऐसे मूव कर रही है। मान लो आप यहाँ खड़े हो, तो यहाँ पर आप खड़े हो तो आपको विंड कहाँ देखने को मिल रही है, वेस्ट से जा रही है। आप यहाँ खड़े हो तो आप यहाँ से ऐसे जाओगे तो आप कहाँ से जाओगे, वेस्ट से, तो इसको क्या कहा जाता है, वेस्टलर विंड कहा जाता है। नॉर्थन हेमिस्फीयर में इसको क्या कहा जाता है कि विंड जो फ्लो कर रही है वेस्ट टू नॉर्थ कर रही है, ठीक है, यहाँ पर यही लिखा हुआ है, ठीक है, इसको पढ़ लेना, ठीक है जी। चलिए होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एक्सबिट्स द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। It is the third most abundant element in the earth crust. Second, it exists in the stable combination with other material, mainly silicates and oxide. It has a high strength to weight ratio. तो आपको बताना है कि कौन सा एलिमेंट हमारी अर्थ पर थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, ठीक है। मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम। चलिए होपफुली आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा, इसका करेक्ट आंसर है एल्यूमिनियम, ठीक है जी, सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसको समझिए, एल्यूमिनियम इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट आफ्टर ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन, और इसका वेट कितना है 8.1% अप्रोक्स, ठीक है। अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 46.6%, सिलिकॉन 27.7%, एल्यूमिनियम 8.1%, यहाँ पर बात कर रहे हैं ठीक है, तो मोस्ट थर्ड अबंडेंट एलिमेंट की, ठीक है, तो एल्यूमिनियम की। उसके बाद आयरन है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ओजोन लेयर की, ठीक है। तो ओजोन इज द मोस्टली फाउंड इन स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है जी। ओजोन लेयर इज लाइज 25 to 30 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। यहाँ पर 20 to 35 लिख लेना, ठीक है, ठीक है। थर्ड है ओजोन ऑब्जर्व अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन, ठीक है जी। और फोर्थ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर द सीरियस थ्रेट टू द ओजोन लेयर, ठीक है। तो चारों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मार्क कीजिए। चलिए होपफुली अपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा, इसका सही आंसर है ऑल द अबव। देखिए ओजोन लेयर हमें कहाँ मिलती है, स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है जी, और ये हमें बचाती है अल्ट्रावायलेट रेज से। 97% जो सन की हार्मफुल रेज हैं जिनको हम अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं वो ऑब्जर्व कर लेती है ओजोन लेयर, ठीक है। और ओजोन लेयर का मैक्सिमम जो पार्ट है वो किससे बना है, ऑब्वियसली ओजोन से, ठीक है, O3, ठीक है। और ओजोन इज द ओजोन लेयर लाई करती है 20 to 35 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, यहाँ पर करेक्शन कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन धीरे धीरे ओजोन लेयर की परत को कमज़ोर कर रही है, ये एक सीरियस थ्रेट है, ठीक है। और भी बहुत सारे यहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हो, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, हाइड्रोक्सिल क्लोरीन, ठीक है, ये बहुत सारे जो हैं जिसकी वजह से हमारी ओजोन लेयर धीरे धीरे श्रिंक कर रही है, ठीक है। तो 97%, 9%, जैसे कि मैंने आपको बताया, सन की जो हाईली अल्ट्रावायलेट रेज हैं, जो हार्मफुल रेज हैं, उस जो हमें एक तरह से एक डेथ थ्रेट है या कैंसर होने का खतरा होता है जिनसे, जो हमारी अर्थ को डैमेज कर सकती है, उससे ओजोन लेयर बचाती है, ठीक है। रिलेटिवली हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन, ठीक है, ओजोन लेयर में हमें पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है, मैं आपको अभी बता ही चुका हूँ काफ़ी बार कि इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5, ठीक है जी। इक्वेटर 0 डिग्री, 23.5, ठीक है जी। तो इसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा एंड मकर रेखा, ठीक है। तो मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को कौन सी रिवर 2 टाइम्स कट करती है, वाल रिवर, लिम्पोपो रिवर, नाइगर रिवर या फिर जैम्बेजी रिवर,
इसका करेक्ट आंसर है लिम्पोपो रिवर। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 टाइम्स कट करती है, लिम्पोपो रिवर। इक्वेटर को 2 टाइम कट करती है, कोंगो रिवर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करती है माही रिवर। ठीक है, तो माही रिवर कहाँ फ्लो करती है? इंडिया में। ये दोनों अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में फ्लो करती है। बाकी मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब करवाऊंगा, जब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पढ़ाऊंगा, तो आपको बता दूंगा एग्जैक्टली लोकेशंस क्या हैं इसकी मैप के अकॉर्डिंगली। ठीक है जी। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर याद रखना, ये जो लिम्पोपो है वो फ्लो करती है मोजाम्बिक्यू आफ्टर द जम्बेजी। ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की। ठीक है जी, जो इंडियन ओशियन में गिरती है। ठीक है जी, जो डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है इसका? इंडियन ओशियन। होपफुली आपको 10 to 10 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करे हैं ज्योग्राफी में वो समझ में आए होंगे। अगर इनकेस आपका कोई डाउट है, प्लीज़ आप ज्योग्राफी की जो सेशंस हैं ऑलरेडी जो अपलोडेड हैं ज्योग्राफी फॉर ऑल, उनको देखिएगा। अगर इन केस आपको फिर भी कोई डाउट आता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा। मैं नेक्स्ट सेशन जब भी ज्योग्राफी का लूँगा क्वेश्चन फॉर्मेट में, तो मैं आपके डाउट्स पहले ही क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।